गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जानते हैं क्या चीज़ है एरिया, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब जो एरिया है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अजीब सी बात भी लगी होगी कि सर एरिया वेक्टर है। बिल्कुल, एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत तो है ही, साथ ही साथ किसकी जरूरत है? आपको डायरेक्शन की जरूरत भी है। आप देखो एरिया वेक्टर है, इसको हम समझाने के लिए कोशिश करते हैं। एक हमने ये बुक ले ली, क्यूबाइड शेप में है। अब देखो इसमें हम सरफेस एरिया देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने जो सामने रखा बुक का हिस्सा, उसमें ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई? आपकी विड्थ। एक ये रेक्टेंगल हो गया, इसका एरिया क्या हो गया? लेंथ इनटू विड्थ। आप इमेजिन कर सकते हो जितना ये एरिया है, सीधे सीधे इसके बैक सरफेस में भी इतना ही ये एरिया होगा। जितना ये सामने, अब इसको हमने इस तरीके से बुक रख दिया, एक एरिया ये दिखा, उतना ही सामने क्या है? पीछे वाला एरिया। इस तरीके से बुक रख दिया, ये एक एरिया दिखा और उसके जस्ट पीछे वाला एरिया हो गया। यानी इसमें क्या है? 6 एरिया दिखाई दे रहे हैं, 6 एरिया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमने कहा जितना ये एरिया है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका क्या है? पीछे वाले एरिया का। या बोले जे जितना एरिया है उतना ही मैग्नीट्यूड क्या है? उसके पीछे वाले एरिया का। या जब हम बात कर रहे हैं इसके एरिया की, तो हम बात कर रहे हैं कि एरिया मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितना आगे का है उतना ही एरिया किसका है? पीछे का है। लेकिन जब आगे या पीछे बोल रहे हैं तो हम क्या बता रहे हैं? उस एरिया के साथ में किसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन की भी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अपने लिए जो काम की चीज़ है उस पर हम लोग बात करते हैं। एरिया किस तरीके की है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया क्या हम लोग दो तरीके से, दो सरफेस के लिए देखेंगे। एक देखेंगे हम लोग एरिया वेक्टर ओपन सरफेस के लिए, और दूसरा एरिया वेक्टर हम लोग किसके लिए देखेंगे? क्लोज सरफेस के लिए। एक इसमें देखेंगे हम लोग ओपन सरफेस में, और दूसरा एरिया हम लोग किसमें देखेंगे? क्लोज सरफेस में। ठीक है, ओपन सरफेस का मतलब एरिया किसमें हो गया? 2D में। क्लोज सरफेस का मतलब क्या हो गया? एरिया हमारा किसमें हो गया? 3D में। तो देखो ध्यान से समझते हैं बात को हम लोग, क्या बात है देखते हैं हम लोग। एरिया वेक्टर, कोई बात नहीं। अरे हमने क्या कहा? ये एक प्लेन है, ये हो गया आपका x, ये प्लेन हो गया y, और ये प्लेन हो गया z। हमने कहा x y z प्लेन है, इसमें एक क्या नाम है? एक स्क्वायर रखा है जिसका लेंथ क्या है? a लेंथ का एक स्क्वायर रखा है, यानी इसकी लेंथ भी a है, इसकी लेंथ भी a है, और इसकी लेंथ भी a है। बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछे इसका एरिया क्या है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया? a स्क्वायर। एरिया की बात करें, एरिया के मैग्नीट्यूड की बात करें, तो इसका जो एरिया निकल के आया वो क्या आ गया? आपका a स्क्वायर। हम बात कर रहे हैं एरिया वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो ध्यान सुनना बात को। अगर हम क्या करें, 2D की बात कर रहे हैं, तो एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। अब इसको एज्यूम करो, ध्यान से देखो, ये क्या रखा है? x और y में स्क्वायर रखा हुआ है, तो जो डायरेक्शन आई वो डायरेक्शन किस प्लेन पे आई? z प्लेन पे। अब सुनना बात को, x और y में रखा हुआ, थोड़ा सा इमेजिन करें, ये है आपका y और ये है आपका x। तो ये रखा हुआ है, ये बुक रखा हुआ है, ये किस में रखा है? 2D में मान लीजिए बुक, ये है y में और ये है x में। तो जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया? z। वो क्या हो सकता है? आउटवर्ड भी हो सकता है, इनवर्ड भी हो सकता है, प्लस z भी हो सकता है और माइनस z भी हो सकता है। और z के लिए हम लोग किस यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं? x के लिए i, y के लिए j और z के लिए k। क्योंकि x y प्लेन में रखा है, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो क्या हो सकता है? दोनों हो सकते हैं। z के लिए प्लस माइनस k कैप, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। जब हम लोग 2 डायमेंशनल की बात करेंगे तो एरिया का जो डायरेक्शन है वो दोनों साइड हो सकता है, प्लस के भी हो सकता है और माइनस के भी हो सकता है।
बहुत अच्छी सी बात हम समझ गए। एक स्क्वायर था, एक्स वाई प्लेन में रखा गया, तो एरिया तो ए स्क्वायर निकाल लिया, जो डायरेक्शन आई वो क्या हुआ, तीसरी डायरेक्शन, वो क्या हुआ, जेड में। प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, तो प्लस माइनस के यूनिट वेक्टर। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। फिर हमने क्या कहा, बिल्कुल सिंपल सा बात, देखो वही बनाते हैं हम लोग। हमने क्या रखा, ये हो गया आपका x और ये हो गया y और ये हो गया z। चलो अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल रख देते हैं। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल रख दिया। किस प्लेन पे, थोड़ा सा आप सही से बना लीजिएगा, किस प्लेन पे हम लोगों ने रेक्टेंगल रख दिया, ये हो गया आपका कौन सा प्लेन हो गया, z और x में। ये हो गई लेंथ और ये हो गई विड्थ। अगर आपसे पूछे एरिया क्या है इसका, तो आप फट से बता दोगे सर L इंटू बी। तो चलो इसके लिए हम एरिया लिखें। एरिया क्या आ गया आपका, L इंटू बी, बहुत अच्छी बात, लेंथ इंटू विड्थ। अब क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, आप देखो ध्यान से, कहां पे रखा है, किस प्लेन पे रखा है, x और z पे। कौन सा प्लेन है, x z, और यानी इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, प्लेन कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। एक्स जेड पे रखा हुआ, इमेजिन करो एक्स जेड पे रखा है, तो इस एक्स जेड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी होगी, वाई की। प्लस वाई भी हो सकता है और माइनस वाई भी। और वाई के लिए हम लोग जानते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आई जे, ये हो गया जे क्या। 2D के लिए, ओपन सरफेस के लिए प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन वैलिड हैं। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा सवाल करते हैं, सब अच्छे करके दिखाना। तीसरा सवाल करते हैं, ये है x, ये है y और ये है z। हमने क्या किया, एक हमने क्या किया, एक हमने सर्किल बना दिया यहां पे, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। रेडियस कितना है, स्मॉल आर, बहुत अच्छी बात। का बताओ एरिया प्लस एरिया वेक्टर। तो एरिया में तो कोई दिक्कत नहीं, सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं कितना, पाई आर स्क्वायर। इस केस में सर्किल का एरिया कितना आ गया आपका, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम वेक्टर की बात करेंगे तो किस प्लेन में रखा है, वाई और जेड प्लेन में। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुआ, प्लेन परपेंडिकुलर टू, कौन सा डायरेक्शन, क्या परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस, यानी उस प्लेन से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। तो भाई वाई और जेड में रखा है, तो परपेंडिकुलर कौन सी आ गई, एक्स। और एक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस आई दोनों ले सकते हैं। इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। तो ध्यान से सुनो बात को, बहुत सिंपल सा हम लोगों ने देखा, एरिया वेक्टर के बारे में देखा, ओपन सरफेस के बारे में देखा। हमने 2-3 पॉइंट यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, ऑल दिस एरिया ऑफ 2D सरफेस। 2D तो आपको समझ में आ गई बात। और इसी 2D सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। इसी 2D सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। फॉर ओपन सरफेस both directions are correct. For open surface both direction are correct. दोनों डायरेक्शन क्या है, सही है। आप आउटवर्ड लो चाहे इनवर्ड लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम मूव करने जा रहे हैं, बड़ी आसान सी बात थी, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम आगे मूव करने जा रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है 3D सरफेस। 3D सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सरफेस ही बोलेंगे। 3D सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सरफेस ही बोलेंगे। अब हम एरिया वेक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, किसके बारे में, सरफेस हमारा किस तरीके का है, 3D। 3D का मतलब किस तरीके का है, क्लोज सरफेस। तो हम लोग एरिया वेक्टर की बात करने जा रहे हैं। एरिया वेक्टर की बात करने जा रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर फॉर 3D। 3D का मतलब क्लोज सरफेस, क्लोज बोले या 3D एक ही बात है। बात ध्यान रखना बच्चों, अभी जब हम 2D की बात कर रहे थे तो दोनों एरिया वैलिड थे, प्लस माइनस दोनों। अब अगर हम 3D की बात करेंगे
तो एरिया वेक्टर सिर्फ जो आउटवर्ड होगा, जो प्लेन से क्या होगा, आउटवर्ड होगा, वही लेना है। अगर हम 3D या क्लोज सरफेस की बात करने जा रहे हैं तो जो क्या नाम है, जो दूसरी डायरेक्शन है वो वैलिड नहीं है। सिर्फ कौन सी डायरेक्शन लेनी है, जो सरफेस से क्या हो, आउटवर्ड हो। तो ध्यान समझना मेरी बात को। हमने क्या किया, एक क्यूब डिस्कस कर लेते हैं। एक हमने क्या बनाया, क्यूब बना लिया, बना लेते हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत बढ़िया, ये क्यूब बना लिया, क्यूब बना लिया हमने, बहुत बढ़िया बात। अब ध्यान से देखो, अब ये क्यूब है। अब इसमें देखो एक सरफेस ये है, थोड़ा सा इमेजिन करना, 3D की बात है। एक सरफेस ये है, जो भी हमने इस कलर से की है, एक सरफेस ये है। इस सरफेस में क्या है, इसका एरिया क्या है, मान लिया क्यूब का जो एज है वो कितना है, a है, तो इस सरफेस का एरिया तो क्या हो गया, a स्क्वायर। जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू आउटवर्ड, बाहर की ओर जाने वाली डायरेक्शन लेनी है। अंदर की ओर डायरेक्शन इस केस में वैलिड नहीं है, अंदर की ओर की डायरेक्शन इस केस में वैलिड नहीं है। अगर हम इसको, इस क्यूब को हम क्या करते हैं, रख देते हैं किस प्लेन पे, इस क्यूब को हम रख देते हैं XYZ प्लेन पे। तो ध्यान से देखो बेटा, बड़ी आसान सी बात है। ये हो गया X प्लेन, और लेट ये हो गया Y प्लेन, और ये हो गया Z प्लेन। यानी ये जो सरफेस आ रही है, ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है, वो किस प्लेन पे रखी है, X और Y प्लेन पे रखी है। तो यानी जो एरिया हो गया वो इसके लिए कौन सा हो गया, Z, और कौन सा हो गया आपका प्लस का K। ये इस सरफेस के लिए बात करें तो एरिया का डायरेक्शन कौन सा लेना है, आउटवर्ड। कौन सा लेना है, आउटवर्ड डायरेक्शन लेना है, आउटवर्ड डायरेक्शन लेना है। अंदर की ओर का डायरेक्शन इसमें वैलिड नहीं होगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, और सरफेस बना सकते हैं। इसके लिए डायरेक्शन ये हो गया, इस वाली सरफेस के लिए हो गया डायरेक्शन, पीछे वाले के लिए रेडियली आउटवर्ड, वो यहाँ बन नहीं पा रहा है। क्यूब एज्यूम किया, 6 सरफेस है, ऊपर वाली के लिए रेडियली आउटवर्ड, अंदर वाला क्लोज सरफेस के अंदर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नहीं आएगा, नीचे वाले के लिए डाउनवर्ड, फिर एक, फिर पीछे और एक आगे की ओर। इसी तरीके से हम क्या करें, 3D में है, एक हमने सिलेंडर एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, सिलेंडर। तो पहले तो बताओ इसमें एरिया कितने बेटा, तो इसमें सिलेंडर में एरिया कितने हैं, एक एरिया आपका ये हो गया, देखो बेटा ऊपर वाला ये सरफेस, ये 2 सरफेस है, ठीक है, ये तो 2 दिख गए। अब इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनाओ, तो देखो 2 हो सकते हैं, एक आउटवर्ड और एक इनवर्ड। क्लोज सरफेस में अंदर की ओर डायरेक्शन नहीं लेनी है, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तीसरा ये कर्व सरफेस है, इधर ये दिख नहीं रहा, आप एज्यूम करो सिलेंडर, सिलेंडर मतलब ये पेन है आपका, ये ऊपर एक ये हो गया। अब ये जो कर्व सरफेस है इसके लिए कैसे, परपेंडिकुलर प्लेन के इस तरीके से, तो ये हो गया। स्फीयर है, स्फीयर के लिए बनाए, ये हो गया, ये बना दिया हमने, स्फीयर बना दिया। इस पॉइंट पे हम निकालें तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अच्छा ध्यान से देखो, हम बात कर चुके हैं पहले भी कि स्फीयर के लिए क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो वो कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा। तो ये हम लोगों ने बात करी अभी किसकी, सिंपल सी बात करी एरिया वेक्टर की, किस तरीके से निकालना है। 3D के लिए सिर्फ एक ही डायरेक्शन वैलिड है, दोनों डायरेक्शन यहाँ पे आपको नहीं लेनी है। 2D के लिए दोनों डायरेक्शन वैलिड हैं, ठीक है। क्योंकि एरिया वेक्टर का कंसेप्ट है, अब हम लोग जो आगे यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने जा रहे हैं, वो इसमें बड़ा उसमें कंसेप्ट आएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, जल्दी बच्चे बताओ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कोई प्लेन है, कोई प्लेन है, उस प्लेन से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। मोटे तौर पे, बिल्कुल सिंपल तौर पे समझो, अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में,
लेकिन बिल्कुल बेसिक तौर पे समझो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सॉरी फ्लक्स क्या है कि कोई प्लेन है, उस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, उस प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही हैं, पास हो रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बारे में जानते हैं। तो बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिख लो यहां पे आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वजह से जनरली हम लोग फ्लक्स बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स भी आगे मिलेगा, देखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing perpendicular to plane of surface, to plane of surface। यानी क्या है कि जो कोई भी प्लेन ऑफ सरफेस है उससे कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन क्या हो रही हैं आपकी, पास हो रही, परपेंडिकुलर कितनी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर से बात करते हैं, फ्लक्स क्या है? कोई प्लेन ऑफ सरफेस है, उससे देखना है आपको कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास हो रही हैं। जितनी फील्ड लाइन होंगी अभी उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं। तो चलो देखो ध्यान से बच्चे, हमने एक सिंपल सा बना लिया, एक हम बना लेते हैं बेटा, एक सिंपल सा, ये हमने प्लेन ये बना दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा देखें यहां से कितनी फील्ड लाइन आ रही हैं। ये हमने एक क्या किया, एक प्लेन ऑफ सरफेस बनाया और ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे क्या कर दी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी। अब देखो ध्यान से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है 1 2 3 4 और 5, लेकिन इस प्लेन ऑफ सरफेस से परपेंडिकुलर कितनी पास कर रही हैं, सिर्फ 3 पास कर रही हैं। तो जो फ्लक्स हो गया वो फ्लक्स यहाँ पे कितना हो गया, 3। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो बहुत अच्छी बात। अब क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हमने दूसरा बनाया। अभी फ्लक्स को बहुत फील करेंगे, समझते हैं, कोशिश करते हैं। हमने क्या करा, थोड़ा सा एरिया मान लिया भाई अभी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यार बच्चों इसको क्या किया, ये बात समझ गए कि यार यहां से इस से 3 फील्ड लाइन पास कर रही थी तो फ्लक्स आ गया आपका 3। सपोज 5 फील्ड लाइन पास करती तो 5 हो जाता, 7 आता तो 7 हो जाता। यानी ये बात, इससे हम कंक्लूजन बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया कि पहला पॉइंट, जो बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फिर से बात को समझाते हैं। हम ये जानते हैं जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी आपकी, पास पास होंगी। पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया वीडियो में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाले वीडियो में, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी पास पास होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और हमने कहा जितनी पास पास होंगी तो उतने ही एरिया से क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पास होंगी। यानी हम क्या कर सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएंगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई उतनी क्या हो गई, फ्लक्स हो गई। जितनी फील्ड लाइन ज्यादा उतना फ्लक्स ज्यादा, फील्ड लाइन उतने ही एरिया में ज्यादा, यानी डेंसिटी ज्यादा। डेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा। तो बड़े फील करने की बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हमने कहा थोड़ा सा एरिया बढ़ा दिया, फ्लक्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से फ्लक्स आपका बढ़ गया। अब हमने एरिया बढ़ा दिया, तो जब हमने एरिया बढ़ा दिया तो हम बच्चे देखेंगे क्या, नहीं अगर एरिया बढ़ गया तो वही अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें तो उतने ही एरिया से क्या हो जाएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी क्या हो जाएंगी, ज्यादा पास हो जाएंगी। यानी क्या हो गया, दूसरा पॉइंट यहां से क्या निकल के आ गया कि भाई ज्यादा एरिया बढ़ गया, ठीक है, वही फील्ड रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही रखा, तो ज्यादा क्या नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने लगेंगी इससे, उस एरिया से, और ज्यादा पास होने लगी तो फिर से फ्लक्स आपका बढ़ गया, फिर से क्या हो गया आपका फ्लक्स इंक्रीज कर गया। तो अब यहां फ्लक्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी था 3, फ्लक्स यहां से कितना हो गया, यहां से फ्लक्स की वैल्यू आ गई 6। अपनी बात को समझाते हैं। हमने क्या कहा कि यार सर, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर क्या नाम है पास करेंगी, वही उसका फ्लक्स हो गया। हमने कहा ठीक है, हमने एक छोटा सा एरिया बनाया और उसमें दिखाया कि 3 फील्ड लाइन आपकी पास कर रही हैं, तो हमने कहा फ्लक्स की वैल्यू 3 हो गई। हमने उसी एरिया में हमने कहा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दें, उसी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो जाएंगी। पहले हम लोग डिस्कस किया था ना, इंटेंसिटी बढ़ी तो फील्ड लाइन बढ़ गई। या इसके रिवर्ट में बात करें कि अगर उतने ही एरिया में फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, यानी क्या हो गई, डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की थी वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और डेंसिटी ज्यादा हो गई यानी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया यानी क्या हो गया आपका, डेंसिटी ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा हो गई। तो हमने कहा भाई जो फाई है वो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़े, हमने कहा भैया डेंसिटी कांस्टेंट करी, डेंसिटी उतनी है पर यूनिट एरिया, एरिया बढ़ा दिया तो क्या हुआ, डेंसिटी का तो मतलब है ना पर यूनिट एरिया से, यानी एरिया ज्यादा हो गया तो उतने ही एरिया, पहले एरिया कम था, एरिया ज्यादा हो गया, तो चूंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट है तो ज्यादा एरिया हो गया तो वही फील्ड लाइन इसमें से ज्यादा पास करने लगेंगी। तो यहां पे भी क्या हो गया, जो फ्लक्स है वो बढ़ गया। यानी हम 2 कंक्लूजन यहां से निकाल सकते हैं कि जो फाई है वो क्या नाम है, ई के प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल भी है। जो फाई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के प्रोपोर्शनल है, और साथ ही साथ किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। फाई जो फ्लक्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है, और किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया वेक्टर के प्रोपोर्शनल है। चलो अच्छा, तो हमने क्या किया, अब दोनों कंक्लूजन को हमने एक साथ निकाला और फ्लक्स हमने कह दिया कि ये सर बराबर है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हमने कहा जो फ्लक्स आया वो किसके बराबर आ गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये तो बात समझ में आ गया है, दोनों के है तो चलो ठीक है, आपने ई ए लिख दिया, लेकिन आपने ई डॉट ए ई क्यों लिखा, दोनों वेक्टर थे क्रॉस लिख देते, ई डॉट ए क्यों लिखा। चलो अच्छा, इसका हम लोग वो निराकरण करते हैं। तो अगर हम ये बोल दें, अगर 1 मिनट के लिए ई डॉट ए को क्या बोला जाएगा, ई ए कॉस थीटा, तो किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई के प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है, समझ गए थे, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा डॉट मान लेते हैं, अभी हम इस चीज को हम समझाते हैं। चलो, अभी तक जो 2 हमने केस लिए हैं, दोनों केस में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या है, फील्ड लाइन है। कोई बात नहीं, ठीक है, काउंट करके बता दिया। अब थोड़ा सा अगर हम एजम्पशन चेंज करें, हमने क्या कहा, थोड़ा सा एजम्पशन हम क्या करें, चेंज करें। इस वाले को जगह इधर थोड़ा सा स्पेस कम है, इधर ले लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं। चलो, अब हमने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हुई, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, ठीक है। हमने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो बिल्कुल इस एरिया वेक्टर के साथ ना होके हमने मान लिया किस एंगल से है, ये किस एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। ये एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रही है आपका, थीटा एंगल बना रही है। एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रही है आपका, थीटा एंगल बना रही। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रही है आपका, थीटा एंगल बना रही है। चलो, तो हमने क्या बोला, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोली है, फ्लक्स की डेफिनेशन बोली है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस
तो क्या ये E इस प्लेन ऑफ सरफेस के परपेंडिकुलर है? तो जवाब आया सर नहीं। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इसके हम क्या कर सकते हैं? दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो गया कौन सा? E साइन थीटा, और जो थीटा के साइड है वो कौन सा हो गया? E कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कौन सा है? E नहीं है। कौन सा परपेंडिकुलर है? E कॉस थीटा। तो अगर थीटा एंगल पे है, जो क्या नाम है, थीटा एंगल पे है, तो वो क्या बता रहा है कि E की जगह वो बेसिकली कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? E कॉस थीटा। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि अब E ना होके क्या हो गया? E कॉस थीटा। तो E कॉस थीटा मल्टीप्लाई A, और इसके रिवर्स में जाए तो E A कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं E डॉट A, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। मुझे लगता है इतनी बात सब बच्चों को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सरफेस। ये जो एंगल थीटा है वो क्या है? किसके बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। जो थीटा एंगल है वो क्या है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। बहुत अच्छी से बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो बेसिकली क्या है। चलो अच्छा एक बात बताओ, फाई इक्वल्स टू E डॉट ए वेक्टर, E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। E और A दोनों वेक्टर हैं। फाई कैसा है? फ्लक्स किस तरीके का है? वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? सर वेक्टर क्वांटिटी। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई E डॉट A, जब भी डॉट प्रोडक्ट बनाया तो ये जो निकल के आई वो कौन सी क्वांटिटी निकल के आई? स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या दे रहा है? स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहां पे हम लोग फ्लक्स की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ एरिया वेक्टर। इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ ए एरिया वेक्टर। फ्लक्स इक्वल्स टू E डॉट A। E क्या हुआ? अगर थीटा एंगल बना रहा है तो क्या हो गया? E cos थीटा इंटू A। थीटा एंगल क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अच्छा थोड़ा सा और काम करते हैं। अगर हम क्या करें, ये जो फाई है, फाई हमारा क्या हो गया? सिंपल सा EA हो गया। इसकी हम डायमेंशन निकालने की बात करें, क्या निकालने की बात करें? इसके हम डायमेंशन निकालने की बात करें तो बड़ा आसान सा बात है। देखो E बराबर क्या होता है? जल्दी से बता दो। E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q। अरे याद आया नहीं आया? फोर्स और क्या हो गया था आपका? पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज करते थे ना, ठीक है। अब देखो A, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई? MLT माइनस 2। Q क्या है? Q इक्वल्स टू I इंटू टी। I का मतलब एम्पियर, और ये हो गया टाइम। एरिया, 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 एरिया की क्या होनी चाहिए? डायमेंशन। एरिया की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? जल्दी से बता दो। एरिया होना चाहिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ, कुछ भी करो तो क्या हो गया? L का स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये हो गया M और L की पावर 3, T जाके हो गया आपका कितना? ये -3 और ये A की पावर -1। ये आपकी डायमेंशन किसकी निकल के आ गई? किसकी निकल के आ गई? फ्लक्स की। एग्जाम में पूछ लेते, बोर्ड के एग्जाम में, बड़ी आसान सा है, कोई खास ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा यूनिट पूछे तो यूनिट ही बता सकते हो फ्लक्स की। यूनिट अगर आपसे फ्लक्स की पूछे तो यूनिट क्या होनी चाहिए फ्लक्स की? क्या है? F की हो गई न्यूटन, इसकी हो गई कूलाम और इसकी हो गई मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट निकाल दी आपने किसकी? फ्लक्स की। तो आज हमने बेटा बहुत सिंपल सा लेक्चर देखा, बहुत सिंपल सा लेक्चर देखा। किसके बारे में देखा? एरिया वेक्टर के बारे में, बिल्कुल सिंपल से था। फ्लक्स क्या है उसको फील किया, क्या किस तरीके से फार्मूले आ रहे थे उसके बारे में देखा। अगले लेक्चर में हम लोग फ्लक्स से कुछ अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे और फिर जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी ओर मूव करेंगे। किसकी ओर? गॉस लॉ की ओर। तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो पे, फिर मिलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।